गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है। मेहनत करनी है ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये ठीक। दूसरी बात इसको इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, वाट एवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं उन बच्चों के लिए, ठीक। वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको, या फिर भी ना करे तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर। आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं खुद मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहेगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या एक दो दिन के लिए तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट। आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा को आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा। तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश। अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उस पर मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है। कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। कोई नया बात नहीं बताया, ऑलरेडी कई दूसरे चैप्टर में कभी न कभी डिस्कस कर चुका हूं मैं। अब कहा हूं मैं? 143 हो गया, 126। अब देखो आप पहुंच गए हाई कोर्ट में। पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन डीट, घूम फिर के कई बार हो चुका है। फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड फॉर एनी अदर पर्पस। एनी अदर पर्पस मतलब फंडामेंटल राइट के लिए तो रीट इशू कर ही सकती है, कोई और पर्पस के लिए भी। कोई और पर्पस मतलब कोई और लीगल राइट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कोई लीगल राइट, कोई राइट मिला हुआ वो भी, या ऐसे बिना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होने के बाद भी तो कोई राइट मिला हुआ है। जैसे फैक्ट्री एक्ट के द्वारा लेबर लॉ बना हुआ है, उसके द्वारा मजदूरों के लिए कानून बना हुआ है, अधिकार मिला हुआ है। वो राइट का आपका इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है, वो राइट आपको मिल नहीं रहे, तो यू कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 26। उसको हाई कोर्ट इन्फोर्स करवाएगी। ये होता है। देखें, अब
हाई कोर्ट को, पार्लियामेंट को पावर है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रीट इशू करने का पावर है ना, तो पार्लियामेंट चाहे तो किसी और कोर्ट को भी रीट इशू करने का पावर दे सकती है। किसके लिए? फंडामेंटल राइट को इशू इन्फोर्स कराने के लिए या अदर राइट को इन्फोर्स कराने के लिए। रीट मतलब जो 5 रीट का नाम मैंने लिया था, हैबियस कॉर्पस मैंडेमस, क्यो वारंटो, सर्सिटी मैंडेमस, ये सब। लेकिन अभी तक पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को रीट इशू करने का पावर नहीं दिया है। मतलब पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया कि उसके जरिए किसी और कोर्ट को पावर दे। अब है आर्टिकल 226, 227 देखें। पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट बाय द हाई कोर्ट थ्रू आउट द टेरिटरीज इन रिलेशन टू विच इट एक्सरसाइज जुडिक्शन एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट और ट्राइब्यूनल। वही बात, इसका हाई कोर्ट का पावर है कि अपने एरिया में जहां इसका जुडिक्शन यानी जिस स्टेट में जुडिक्शन है उस स्टेट में जितने कोर्ट है सब पर देख रेख निरीक्षण कर सकती है, इन द सेंस एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट। जैसे अब मान ली कि उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ में मिलिट्री ट्राइब्यूनल है वहाँ, लेकिन वो मिलिट्री ट्राइब्यूनल पर इनका नहीं चलेगा, इनका सुपरिटेंडेंस देख रेख करना इनका काम नहीं है। और जितने भी कोर्ट है हाई कोर्ट के अलावा जितने सब ऑर्डिनेट कोर्ट हैं या सिविल लाइन में देखो या क्रिमिनल लाइन में, तो सिविल लाइन में सब ऑर्डिनेट कोर्ट हो जाएंगे और सेशन क्रिमिनल लाइन में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में आपका सेशन कोर्ट होता है, एडिशनल सेशन कोर्ट होता है, ऐसे सिविल लाइन में मुंसिफ कोर्ट भी होता है एंड सबऑर्डिनेट जज कोर्ट, ऐसे ऐसे नाम है। मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट जो भी हो तो उस पर देख रेख करना, निरीक्षण करना। देख रेख करने का मतलब क्या? जैसे कि उनके लिए क्या है, क्या कि ये उनके यहाँ पर कोई केस चल रहा है तो चाहे तो वहाँ से केस वापस अपने पास ले ले। जैसे लगा कि मैटर बहुत सनसनी वाला है, सही तरीके से नहीं सुना जा रहा है, टाइम एलिप्स, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अब बहुत मैटर बड़ा हो, न्यूज में आ रहा हो, सब जगह चर्चा हो रही है, भीड़ भाड़, लोग हंगामा कर रहे हैं, तो चाहे तो वो मैटर अपने पास ले ले। फिर वहाँ ये हमेशा हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती, कभी कभी जब लगता है कि बहुत ही स्थिति खराब है, लोअर कोर्ट सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, वहाँ करप्शन ज़्यादा है या लॉ को नहीं, रूल रेगुलेशन सही तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है, सिस्टम सही से चल ही नहीं आ रही है, चल नहीं रहा है, लोग नाखुश हैं, नाराजगी लोगों में ज़्यादा है या तो करप्शन ज़्यादा चल रहा है, तो ऐसे केस में वहाँ का प्रोसीजर कैसे फॉलो करना चाहिए, रूल रेगुलेशन वहाँ क्या होना चाहिए, या कह सकते हो कि प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया जाना चाहिए, उसके लिए हाई कोर्ट चाहे तो नियम बना सकती है। ठीक, साथ में आप अपना रिकॉर्ड जितना है कैसे मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए भी हाई कोर्ट उनको डायरेक्शन दे सकती है। साथ में आपके ऑफिसर का, क्लर्क का, मुंसिफ का, उनका फी डिसाइडेड रहता था, इनका फी इतना नहीं और ज़्यादा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो ये सब डिसाइड कर सकती है। ये तो हो गया सुपरिटेंडेंस का पावर। फिर इसके अलावा और भी हाई कोर्ट का पावर होता है क्या कि जितने लोअर कोर्ट के रिगार्डिंग क्या होता है कि इन देखें इनका जो देख मैं बता दूं, सुपरिटेंडेंस का पावर तो हर कोर्ट पर, भले ही अपील जुडिक्शन देखो, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल तो नहीं बोलूँगा, आंध्र प्रदेश में जो ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश है, किसके लिए? आर्टिकल 371D के अंदर जो आर्टिकल एस्टेब्लिश, जो लोकल कैडर बनाने की बात, लोकल लोगों का रिप्रेजेंटेशन, लोकल लोगों का अपॉइंटमेंट, और उस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट हो वहाँ एक ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश है। लेकिन उस ट्राइब्यूनल के जजमेंट को कौन सुनता है? उसको चैलेंज कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं, मैंने बताया था 371D में। लेकिन उस कोर्ट के बारे में भी कैसे काम चल रहा है, सही से नहीं चल रहा है, ये सब मैटर को जो मैंने बताया उसका भी देख रेख आंध्रा की जो हाई कोर्ट है वो कर सकती है। समझ में आ गया? भले ही उस पर उसका अपील जुडिक्शन नहीं है, वहाँ के मैटर को इसके पास नहीं सुना जाता है, लेकिन फिर भी वो कोर्ट सही तरह से फंक्शनल है कि नहीं,
वहाँ का जो क्या बोलते हैं जो रूल्स है, नियम है, प्रोसीजर अपनाया गया है, या आप बोल सकते हो, एक टर्म मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है मुझे, प्रैक्टिस जो अडॉप्ट किया गया वहाँ, या छोड़ो, आएगा ध्यान में, मैं आगे बता दूंगा। तो इतना तक ये है सुपरिटेंडेंस वाले में। और फिर हाई कोर्ट का जो ऐसे पावर होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो भी है उनके जजेज के लिए या जुडिशियल ऑफिसर के लिए उनका अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ऐसे केस में गवर्नर जो है यहाँ चीफ जस्टिस से, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनसे कंसल्ट करती है, उससे राय मशवरा लेती है। हाई कोर्ट का जजेज का, ऐसा हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या सबऑर्डिनेट कोर्ट का, जुडिशियल ऑफिसर का या डिस्ट्रिक्ट जज का, इसका भी बोल दिया। चलो इतना में इतना ही, आगे कुछ अब बाकी इनका सिविल जुरिडिक्शन, क्रिमिनल जुरिडिक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन, तो मैं हल्का हल्का बता दूं। क्रिमिनल जुरिडिक्शन, 7 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली है तो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, अगर लोअर कोर्ट ने दिया है। एंड कैपिटल पनिशमेंट है तो लोअर कोर्ट ने दिया है तो यहाँ तो अपील करना ही करना है, अपने आप अपील होगा। फिर आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट में होना ही होना, यहाँ आप अपील कर सकते हो। या और क्या बोल सकते हैं, इतना ही क्रिमिनल जुरिडिक्शन में इतना आया। फिर सिविल जुरिडिक्शन में आ गया आपका कि सिविल में आपका आता है क्या, मैं बता दूं, हाँ पहले बता दूं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। किसी ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आ गया कि क्या एमएलए का, एमपी का इलेक्शन का कोई डिस्प्यूट हो तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, ये होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। इसके हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन में ऐसा कुछ है, देखता हूँ मैं कहाँ गया। चलो अभी आगे ध्यान में नहीं आ रहा है, कुछ और आएगा तो चलो बताया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल एंड ये देखो आर्टिकल 245, extent of law made by the parliament, extent of laws made by the parliament and by the legislature of the state। तो इसमें क्या कहा गया है कि देखो पार्लियामेंट का जो लॉ बनाने का जो है, कहाँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए लॉ बना सकती है, किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटरी, यहाँ तक कि इंडिया से बियॉन्ड भी बना सकती है। मतलब अपने लोगों के लिए जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी कानून बना सकती है पार्लियामेंट। या ऐसा टेरिटरी जो बाद में कभी कोई इंडिया में मर्ज होता है तो उसके लिए भी कानून बनाने का जो राइट होगा, अधिकार होगा, वो पार्लियामेंट का होगा। स्टेट का जो है कानून बनाने का जो उसका जो स्टेट का जो बाउंड्री है उसके लिए होगा। और किसी स्टेट से बाहर तभी बना सकती है कानून जब उस सब्जेक्ट का रिलेशन उसके स्टेट से हो। मतलब स्टेट का लॉ इन जनरल, स्टेट का लॉ स्टेट पर के लिए एप्लीकेबल होगा, सेंट्रल का लॉ पूरे ऑल ओवर इंडिया पर। स्टेट का लॉ स्टेट पर ही, साथ में अगर स्टेट से बाहर के तभी अप्लीकेबल होगा जब जब जिस सब्जेक्ट पर लॉ बना रही है वो, जिस सब्जेक्ट पर जिस चीज़ के लिए लॉ बना रही है वो उसके स्टेट से जुड़ा हुआ हो। तो ये हुआ स्टेट ऑफ पार्लियामेंट का पावर, एंड ये आर्टिकल 245 में है। देखो कुछ इसमें मैं और कुछ बताना चाहता हूँ। कहाँ है, अगर कोई टेरिटरी अगर इंडिया एक्वायर करती है, ठीक है, अगर टेरिटरी कोई इंडिया एक्वायर करती है तो ऐसे केसेस में क्या है कि अगर कोई स्टेट सब्जेक्ट भी है ना, तो वो जो टेरिटरी एक्वायर की है उसको अगर स्टेट वुड नहीं दिया गया अभी, ठीक है, तो स्टेट वुड अगर नहीं दिया गया फिर भी उससे रिलेटेड स्टेट का लिस्ट का सब्जेक्ट या किसी का सब्जेक्ट, कोई यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट तो यूनियन बनाएगी, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट भी हो तो भी पार्लियामेंट ही बनाएगा।
जब स्टेट को दे दिया गया स्टेटस, तब होगा कि स्टेट का सब्जेक्ट पर वो बनाए और यूनियन के सब्जेक्ट पर इंडिया। तो इस सब्जेक्ट की बात नहीं, ये अभी मैं टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात कर रहा हूँ, एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। इतना ही 245। आर्टिकल 246 क्या कहता है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। मतलब क्या है यहां बता दूं, यूनियन लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट है उस पर कानून बनाने का, लॉ बनाने का काम जो क्या है, किसका है? सेंटर का है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का काम है स्टेट का है। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी आगे बढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ सब्जेक्ट क्या हो रहा है, सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या सब्जेक्ट है, ये सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये क्या चल रहा है देखो। एंड कंकरेंट लिस्ट पर जो सब्जेक्ट है उसमें लॉ बनाने का काम सेंटर एंड स्टेट दोनों का है। मतलब क्या है? हम्म देखे, यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट हैं। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे आ, आ, जैसे आपका आएगा डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, उसके अलावा करेंसी, बैंकिंग। तो ऐसे सेंसस, ऑडिट। तो ये सब जो ऐसे जो सब्जेक्ट है जिसका नेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंस है, जिसको ऑल ओवर इंडिया में इन्फॉर्म होना चाहिए, तो ऐसे जो जो नेशनल लेवल के जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं, जो पूरे ऑल ओवर कंट्री को इन्फॉर्मेटिव की ज़रूरत है पूरे कंट्री के लिए, तो वो सब रखे गए हैं यूनियन लिस्ट में। तो ये सब सब्जेक्ट के बारे में जो कानून बनाना है, इससे रिलेटेड कानून बनाना है, करेंसी से, बैंकिंग से, इंश्योरेंस से, एटॉमिक एनर्जी से, तो फॉरेन अफेयर, करेंसी, कम्युनिकेशन। तो कौन कानून बनाएगा? सेंटर बनाएगा, यूनियन बनाएगी। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होता है जैसे एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, इरिगेशन, फिर आपका होगा गैम्बलिंग, लोकल मार्केट, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री। तो ये सब जो सब्जेक्ट हो गए, तो ये सब्जेक्ट हो गए स्टेट के सब्जेक्ट में आते हैं। जो रीजनल लेवल पर हर स्टेट में अपने अपने लेवल पर अपने अपने स्थिति का, परिस्थिति के अनुसार से, कंडीशन के हिसाब से, अपना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर, अपना रिलीजियस सोशल डाइवर्सिटी के अनुसार से इसके रिगार्डिंग लॉ बनाने की जरूरत है। ये आते हैं स्टेट लिस्ट में, आते हैं स्टेट के लिस्ट का सब्जेक्ट है। क्लियर? तो इस पर लॉ बनाने का काम होगा, स्टेट का काम होगा। अब बता दूं, अब कंकरेंट लिस्ट आता है। कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे कुछ सब्जेक्ट है, जैसे मैं बता दूं, मैरिज, डाइवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग प्रेस, फॉरेस्ट, एजुकेशन, आपका वेट एंड मेजर, वाइल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड वर्ड एंड एनिमल्स, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट हो जाएंगे, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर। तो लेबर, और तो इससे जो रिलेटेड जो कानून बनाने का जो काम है वो है सेंटर एंड स्टेट दोनों का। एक कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट जोड़ा गया है, यानी इसके रिगार्डिंग कानून सेंटर भी बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है। मैं बता दूं, अगर कोई कानून सेंटर स्टेट दोनों ने बनाया तो उस केस में सेंटर का लॉ, कानून जो लॉ है वो प्रिवेल होगा, स्टेट का लॉ नहीं चलेगा। किसी ने कानून नहीं बनाया, स्टेट ने बनाया, तो स्टेट का चलेगा। अगर सेंटर का कानून बना हुआ है उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो स्टेट उसको ओवरराइड नहीं कर सकती है। स्टेट कोई कानून बनाकर सेंटर के कानून को दबा नहीं सकती। समझ में आ गया? और
कोई नहीं बनाया तो स्टेट आराम से बना सकती है। यानी सेंटर को यहाँ ओवरलैपिंग, मतलब ओवरलैपिंग नहीं, डोमिनेटिंग पावर, डोमिनेट होने की पावर है स्टेट लॉ से के कंपेयर में। ये हुआ आपका कनकरेंट लिस्ट। मैं बता दूं, यूनियन लिस्ट वाले सब्जेक्ट पर जब यूनियन कानून, सेंटर कानून बनाती है, सेंटर मतलब पार्लियामेंट कानून बनाती है, तो उसको एग्जीक्यूट करने का, उसको उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम, उसके अनुसार काम, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का काम जो है वो किसका है? सेंटर का ही है। स्टेट लिस्ट वाले पे जो ऐसे कानून बनाया स्टेट ने, उसको इम्प्लीमेंट कराना, उसके अनुसार से एडमिनिस्टर करना, उसका काम किसका? स्टेट का। लेकिन करेंट लिस्ट पर काम, लॉ बनाने का काम दोनों का है। सेंटर का लॉ ज़्यादा प्रिवेल करेगा, लेकिन उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराने का काम स्टेट को दिया गया है, सेंटर को नहीं है। स्टेट का काम है उसको इम्प्लीमेंट कराना, सेंटर का नहीं। क्लियर है? तो वो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, ऐसे ऐसे है। मैं बता दूं, यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं, आपका सब्जेक्ट है 98 सब्जेक्ट है, और स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है आपका आई थिंक 58 है। यूनियन लिस्ट में शायद 99 है, स्टेट लिस्ट में 58, एंड कंकरेंट लिस्ट में 52 है। हाँ जी, ऐसे 52 है, ऐसे है 52 वहाँ, 52 शायद 52, मतलब ऐसे ही 50 99 के कुछ ऐसा आसपास यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट, और स्टेट लिस्ट में है शायद 58 ऐसा, 58 या कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, 58 या 59 ये आसपास में है, बस डिजिट कम है। एंड 52 है शायद कंकरेंट लिस्ट में। इसी के एक दो डिजिट का आगे पीछे थोड़ा फर्क है, डिजिट से फर्क नहीं पड़ता आपको। जो सब्जेक्ट बताया और कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं लगभग थोड़ा बताया, यूनियन लिस्ट में कौन सब्जेक्ट को क्यों रखा गया, स्टेट लिस्ट में क्यों ये सब्जेक्ट को रखा गया। क्लियर है? ये हुआ। और एग्जीक्यूट कराना, उस लॉ को बना के एग्जीक्यूट कराना किसका के काम है? यूनियन वाला का यूनियन का या स्टेट का? स्टेट का। लेकिन कंकरेंट का एग्जीक्यूट कराने का काम, उसको उस अनुसार से एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का काम स्टेट के पास। कहाँ गया? ये हुआ आर्टिकल 245 246। अब चलते हैं 255 51 एंड 254। देखें, in case of inconsistency between laws made by the parliament and laws made by the legislature of the state, central law prevails over the state law and a state law shall be void। ये तो मैं अभी बता दिया, वही इसमें मेंशन है। यहाँ वाले में आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है। 245 कम से कम याद रखना है, स्टैंड 245 246 ए डजंट मैटर। अब देखो 372 में देखो कहा गया, कंटिन्यूएशन इन फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन के आरंभ होने से पहले जो भी लॉ है जैसे है इम्प्लीमेंट रहे, जब तक उसको खत्म, अगर नल एंड वॉइड या इसको खत्म नहीं कर दिया गया, एबोलिश नहीं कर दिया गया, तो ये लॉ चलते रहेंगे। और इस टाइम में जब तक पार्लियामेंट का सेशन न शुरू हो जाए तब तक मैं चाहे तो प्रेसिडेंट इसको मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है, इस लॉ को। और जब सेशन में आ जाए तो चाहे तो पार्लियामेंट क्या करे, इस लॉ को टोटली खत्म ही एबोलिश कर दे, या टोटली नल एंड वाइड कर दे, या इसको मतलब या रिपील कर दे इसको बोले, या इसको अमेंड कर सकती है। यह है आर्टिकल 372। इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट आर्टिकल का जो नंबर है 395 है ना। 368 जो है आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। 369 से आपका शुरू होता है 392 तक, वो आता है किस में आता है उसमें आता है क्या 369 तक एंड सॉरी 392 तक, 393 94 95 वो आपका लास्ट पार्ट 22 का यह आर्टिकल है। तो चलो और क्या बोलना चाहा था, इतना ही। देखो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में मैंने इतना बताया, और इसमें बातें और बहुत सारी है। मुझे लग रहा है मैं अभी बताऊं या ना बताऊं,
क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। देखो, ये तो हुआ ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस। देखो, स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है ना, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में है, उस पर चाहे तो सेंट्रल पार्लियामेंट कानून बना सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट किस किस केस में कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट के सब केस में, थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। इमरजेंसी चल रहा हो, इमरजेंसी के केस में पता है पार्लियामेंट है जो लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में। प्रेसिडेंट रूल हो तो पार्लियामेंट नहीं, प्रेसिडेंट लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट में। प्रेसिडेंट मतलब एक तरह से सेंटर ही ना। अब प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पर काम करती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी, या कोई इंटरनेशनल ट्रीटी या कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए अगर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में कानून बनाना है, जैसे बांग्लादेश के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए वहाँ की ज़मीन को लेना देने का बात है, तो लैंड वाला जो सब्जेक्ट होता है स्टेट का सब्जेक्ट है, तो उससे रिलेटेड कानून बनाया जा रहा था, तो सेंटर बना रही थी ना, तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में सेंटर कानून बना सकता है। सेंटर यानी पार्लियामेंट, सॉरी पार्लियामेंट। वर्डिंग का खेल देखो, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट रूल में प्रेसिडेंट, इमरजेंसी में पार्लियामेंट, ये हुआ। और जब राज्यसभा पास करे रिजोल्यूशन कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में कानून बनाने की जरूरत है, तो राज्यसभा पास करेगी मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होता है। मैंने ये बात पहले बताया था, मेजोरिटी में, तो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा राज्यसभा है जो रिजोल्यूशन पास करेगी कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में क्या है, कानून बनाया जाए। फिर दो और दो से अधिक ज़्यादा स्टेट रिजोल्यूशन पास करे और पार्लियामेंट को से रिक्वेस्ट करे रिजोल्यूशन कि हमारे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर आप लॉ बनाए। ठीक, ऐसे केस में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। क्लियर? देखो, जब मैं थोड़ा डिफरेंस, जब इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल के रिलेशन में, प्रेसिडेंट रूल जब हो, जब प्रेसिडेंट लॉ बनाता है तो कानून प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद भी कंटिन्यूस रहेगा। अब असेंबली जब बने, सेशन में आए या नया असेंबली बने तो वो कानून को ख़त्म कर दे अलग बात है, लेकिन वो कानून चलता रहेगा। इमरजेंसी में ऐसा नहीं है, इमरजेंसी सीज हुआ, ख़त्म हुआ, तो उसके सीज होने के बाद 6 महीना तक ही, उसके इमरजेंसी के 6 महीना बाद तक ही वो कानून रहेगा। क्लियर है? अब देखो, और जब राज्यसभा ने रिजोल्यूशन पास किया ना, तो राज्यसभा जब रिजोल्यूशन पास करती है कानून बनाने के लिए, तो वो रिजोल्यूशन होता है सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड है। वो रिजोल्यूशन, उस कानून बनाने के लिए जो रिजोल्यूशन लाया, और जो कानून बना ना, वो कानून 1 साल तक तो वो रिजोल्यूशन वैलिड है। कब तक? रिजोल्यूशन जब खत्म हो गया तो उसके 6 मंथ तक ही वो कानून लॉ वैलिड है, उसके बाद वो कानून नहीं रहेगा। समझ गए? अब देखो, स्टेट ने रिक्वेस्ट किया कानून बनाने के लिए, कानून सेंटर ने बना दिया। अब उस कानून को अपील करना, मॉडिफाई करना, उस कानून को रिपील करना, चेंज कर, मॉडिफाई करना, अमेंड करना, उसका काम पार्लियामेंट ने बनाया तो पार्लियामेंट ही करेगी, सेंटर नहीं करेगी। समझ में? अगर उसको चेंज करवाना तो स्टेट फिर पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करे कि इसमें प्लीज चेंज करें, ये करें, या तो विड्रॉ करवाना है तो फिर पार्लियामेंट से ही बोले, स्टेट नहीं कर सकता है। इन जनरल कोई स्टेट कौन अपना पावर देगा भाई पार्लियामेंट को? देना चाहेगा? अगर देता है तो ये क्या शो करेगा कि तुम कैपेबल नहीं हो कानून बनाने के लिए, तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, सब भोंदूस बैठे हुए हो। तो देगा क्या कोई स्टेट इन जनरल पे में? नहीं देगा ना। तो कुछ कुछ केसेस में, ऐसे केस में हुआ है जो दिया गया है, जैसे में दिया गया था कि प्राइज कंपटीशन एक्ट, फिर आता है आपका वाटर एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, फिर आपका आता है कुछ ऐसे 2-3 एक्ट और में है। ऐसे केस में स्टेट ने डेलीगेट किया है। जब 2 स्टेट या 2 से ज़्यादा स्टेट ने लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट को दे दिया, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया,
तो चाहे तो दूसरा स्टेट, मतलब स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट पर लॉ बनाया, तो चाहे तो उस कानून को कई और स्टेट भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि ये कानून बनाया अच्छा है, हम अपने स्टेट लिस्ट के लिए भी मैं इस कानून को मैं रिजोल्यूशन ला के अडॉप्ट करते हैं कि ये कानून ही मेरे स्टेट में भी चले। ये है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकते हैं ऐसे। समझ में आ गया? अब और क्या, इन लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर का मैंने बता दिया। एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में आएगा कि जो एग्जीक्यूट करने का यूनियन का सब्जेक्ट में, स्टेट के सब्जेक्ट में, कंकरेंट में कौन किसका है, ये भी बता दिया। अब मैं बता दूं क्या कि देखो जो एग्जीक्यूट करने का जो पावर है, जो पार्लियामेंट को एग्जीक्यूट मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है जो, अब पार्लियामेंट को ज़्यादा है। कैसे? देखो कुछ कुछ एग्जांपल देता हूँ, कुछ कुछ देखो। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात कहा जा रहा हूँ, यानी जिसको एग्जीक्यूटिव पावर कहा गया है, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कहते हैं। जैसे क्या है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट इलेक्शन कमीशन में उनके जो मेंबर जो होते हैं, इनको अपॉइंट तो गवर्नर करती है, गवर्नर करती है, लेकिन जब उनको हटाने का काम है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। हटाने का ग्राउंड क्या है पता ही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट को जजेस का हटाने का ग्राउंड है वैसे, लेकिन प्रेसिडेंट उसी ग्राउंड को फॉलो करके कोई आरोप लगा, लोकसभा राज्यसभा में रिजोल्यूशन लाया गया, 50 मेंबर 100 मेंबर का सपोर्ट, पता ही है आपको, राज्यसभा में 50, लोकसभा में 100, मोशन लिया गया, कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी कमेटी ने ओपिनियन देगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी रहेंगे उसमें, जुरिस्ट रहेंगे, ओपिनियन इंक्वायरी दिया, अगर अपहेल्ड किया कि हाँ कल्प्रिट है, विक्टिम है, तो वोटिंग होगी, वोटिंग होने के बाद दूसरे हाउस में जाएगा, ऐसे ही प्रोसीजर चलेगा, प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर जाएगा। तो प्रेसिडेंट को काम है हटाने का काम, चीफ इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर या स्टेट इलेक्शन कमीशन। यहाँ तक कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी मेंबर को अपॉइंट करने का काम गवर्नर करते, लेकिन उनको हटाने का काम, यही तो बता रहा था, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन, यही मैंने बताया, सॉरी ये बताया। फिर देखो हाई कोर्ट के जजेज का जो अपॉइंटमेंट है, हाई कोर्ट का, स्टेट हाई कोर्ट का कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रही है ना, प्रेसिडेंट ही कर रहा है। कैसे? नाम रिकमेंडेशन जाता है, कलीगियम सिस्टम, रिकमेंडेशन में किसको नाम लेना है या किसको नहीं लेना है प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कैबिनेट जो है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सुनती है, तो जो नाम वो लोग बोलेंगे कि इसको इसको लीजिए तो उसी को लिया जाएगा। कंट्रोल अल्टीमेटली इसके पास है, सेंटर के पास। आईएएस जो ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इनका एग्जाम लेना सेंटर करवा रही है, कैडर अलॉट करवाना सेंटर करवा रही है, पेंशन वेंशन डिसाइड करना वो, प्रमोशन ट्रांसफर, मतलब कैडर तो स्टेट दे दिया गया, लेकिन चाहे तो कभी भी एडहॉक के लिए या कभी तो सेंटर मतलब मिनिस्ट्री में पोस्टिंग के लिए उनको बुला सकती है। स्टेट में हो तो स्टेट में है, वहाँ पोस्टिंग, वहाँ ट्रांसफर वो स्टेट करेगा। लेकिन अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, स्टेट तो ले सकता है, लेकिन सेंटर पूरे वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ ये बोलते हैं होम मिनिस्ट्री ऑफ पुलिस सर्विस के लिए, और आपका आएगा डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, या मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये आपका किसके लिए? आईएएस के लिए। वहीं से सब चीज़, वहाँ सारा मेन फाइल, सारा कागज वहीं होता है, डीओपीटी का काम होता है ये। यूपीएससी एक सेंट्रल बॉडी, तो ऑटोनोमस बॉडी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर देखो दो स्टेट जो है यूपीएससी से रिक्वेस्ट करती है कभी कभी कि हमको, नहीं दो स्टेट नहीं, दो स्टेट पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करती है, ज्वाइंट पब्लिक, प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करती है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट के लिए। जैसे पंजाब और हरियाणा ने रिक्वेस्ट किया था कि उनके यहाँ करप्शन ज़्यादा थी या कैपेबल नहीं थे, तो रिक्वेस्ट किया था कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट किया, इस्टेब्लिश किया गया और अपॉइंट कर रहे थे। तो सेंटर का इतना बड़ा रोल है। दो स्टेट के इंटर स्टेट, दो स्टेट का रिवर वाटर का डिस्प्यूट होता है, तो उसके लिए सेंटर है जो
इंटर स्टेट रिवर काउंसिल स्टेब्लिश करती है। यहाँ तक कि इंटर रिवर वाटर का डिस्प्यूट छोड़कर अदर डिस्प्यूट है उसके लिए भी इंटर स्टेट काउंसिल है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी स्टेब्लिश है नॉर्थ ईस्ट का स्टेट को ये करने के लिए, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, या कोई भी मैटर हो। सब स्टेब्लिश करवाना किसका काम है? सेंटर का काम है। सेंटर का ही अल्टीमेट कंट्रोल है। किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल आता है 355 का रेफरेंस लेकर, 356 का रेफरेंस लेकर, या 365। ये मैं बता चुका हूँ कि सेंटर के डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रही है स्टेट, या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को वहाँ फॉलो नहीं किया जा रहा है, वहाँ उसका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार गवर्नमेंट नहीं चल रही है, तो इस केस में प्रेसिडेंट रूल लगाना सेंटर का ही काम है, सेंटर का ही अल्टीमेट कंट्रोल है। तो सेंटर पर घूम फिर कर इतना सारा कंट्रोल, मतलब सेंटर का कंट्रोल है स्टेट पर इतना सारा। और इंडिया सर्विसेज बताया गया, बाकी जुडिशियरी के रिलेटेड बता दिया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ तक कि जो रिसेंट बिल भी आया कि स्टेट में क्या हुआ, स्टेट यूनिवर्सिटी में जो अभी रिसेंट बिल आया कि जो वाइस चांसलर हो गए उसका जो अपॉइंटमेंट क्या है, जो कौन करेगा? सेंटर करेगा। इसके लिए अभी रिसेंट पार्लियामेंट में सब ये पार्लियामेंट में बोला, अभी रिसेंट न्यूज में था कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट है जो गवर्नर करेगी, किसके? प्रेसिडेंट मतलब इसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इसका वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में। पता है स्टेट यूनिवर्सिटी का जो चांसलर कहलाते हैं गवर्नर, वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट होता है, और उसका भी अपॉइंटमेंट का पावर स्टेट से छीनकर सेंटर अपने पास अभी रख रही थी या रख चुकी है। उसके बारे में भी अभी मैटर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इतना करके सेंटर कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो। फिर क्या जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रिगार्डिंग जो है, जब इसके रिगार्डिंग जो अभी कानून बनाया जाता है, तो जीएसटी के रिगार्डिंग कानून बनाने में सेंट्रल स्टेट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके लिए कई बार अब तक कितनी बार आपने देखा है कि जीएसटी की काउंसिल की कितनी बार मीटिंग हो चुकी है, डिफरेंट स्टेट के वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर पहुँचते हैं, उसको चेयर करते हैं कौन? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये सब थोड़ा यूनियन सब्जेक्ट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव रिलेशन, जिसके बारे में मैंने बताया। ऐसा शायद थोड़ा थोड़ा अभी और भी कुछ है, पता नहीं उससे रिलेटेड अगर और कुछ रहता तो मैं बताता, लेकिन है इतना मैंने बताया है, इतना आपको पढ़ने के लिए समझने के लिए डेट से सफिशिएंट है। अब चला जाए, थोड़ा आगे चला जाए, नहीं तो मैं यहीं रह जाऊंगा। 372 अब चलते हैं यहाँ। अब आएगा थ्योरी। ये बता दिया सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप जो है वो चैप्टर आप जाके पढ़ सकते हो आराम से। आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक जो कवर है वो पॉइंट आप आराम से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, कोई डाउट नहीं है। समझ गए? इंतजार नहीं करना है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कब पढ़ाया जाएगा, आप एलिजिबल हो, कैपेबल हो, समझ सकते हो, याद कर सकते हो। जुडिशियल रिव्यू का क्या इंपॉर्टेंस है? कुछ नहीं, बड़ा देखो रटा रटा है, कुछ ऐसे है, बड़ा बात नहीं है, रीड करते जाओ, पढ़ते जाओ। पता नहीं वो ओठ बहुत ड्राई हो जाता है यार बोलते बोलते, मौसम ऐसा है। सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, ऑब्वियस सी बात है, सिटीजन के फंडामेंटल राइट को बचा कर रखती है, बचाव करती है। जुडिशियल रिव्यू को जो बड़ा यही तो पावर, जुडिशियल रिव्यू में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड बहुत सारे मैटर सब हैं। देखो ये सब जो मैटर है वो सब एग्जाम में लिखने के लिए आपको काम आएंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा इससे रिलेटेड थोड़ा तो। मेंटेनिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कोई यहाँ राजा नहीं है, उनका कानून किसी पर्सन का कानून नहीं चलेगा, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कानून चलेगा, और रूल ऑफ लॉ कानून के अनुसार यहाँ शासन होगा। ये है मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, दस कीपिंग द फेडरल बैलेंस, सेंटर स्टेट के बीच इक्विलिब्रियम, सेंटर अपने फील्ड में काम करे सब्जेक्ट में, स्टेट अपने सब्जेक्ट में, दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है उसकी भी मैटर को सुनती है। तो ये है आपका
जुडिशियल रिव्यू। जैसे प्रेसिडेंट रूल बार बार लगाया जा रहा था, तो ग्राउंड बकवास बकवास ग्राउंड लगाए जा रहे थे, सेंट्रल स्टेट में डिस्प्यूट हो रहा था, साथ साथ इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट होता है डिफरेंट स्टेट में, और डिस्प्यूट सेंट्रल और स्टेट के बीच में चलते रहता है कोई कुछ मैटर को लेकर। तो उसको इक्विलिब्रियम में रखना, बैलेंस रखना जुडिशियल रिव्यू करती है। तो कम से कम बोमई केस से, जजमेंट से, एसआर बोमई वाला जो केस है उससे इतना तो याद समझ सकते हो। Avoid the tyranny of executive and misuse of the power by the legislature, and executive maintains the balance of power among the three branches of the government. तो देखें, एग्जीक्यूटिव जो है यानी मिनिस्टर लोग जो है वो उनका शोषण न बढ़ जाए, शोषण को अवॉइड करती है, हटाती है, खत्म करती है। पावर का लेजिस्लेचर मिसयूज न करे, कोई भी कानून बना दे ऐसा ना हो, कोई भी कानून बनाएगा तो रिव्यू होगा, उसको अवॉइड किया जाएगा। एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर एवं थ्री ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट कौन है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। जुडिशियरी जानते हो, जजेस, कोर्ट। लेजिस्लेटिव मतलब असेंबली, पार्लियामेंट, वो हो गया पार्लियामेंट, और स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों, स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट असेंबली एंड जहाँ स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट काउंसिल हो, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद बोलते हैं। एंड और एग्जीक्यूटिव दोनों जगह, मिनिस्ट्री जो हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जुडिशरी हो गया पता इसमें। क्रूशियल फॉर सीलिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी को इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी है जुडिशियल रिव्यू। कैसे बताया, बार बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लाया गया, फिर जुडिशियल के इंडिपेंडेंस को कर्टेल नहीं कर सकते, जुडिशियल रिव्यू को आप कर्टेल नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे कैसे इंदिरा गांधी ने कह दिया कि कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं। और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए बार बार क्या बन गया था, क्या इसमें फिर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, वो तो अपने आप में सब डिस्कस हो चुका है। देखो, प्रमोट द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस। गवर्नेंस में क्या हो, जवाबदेही और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। तो जो भी शासन व्यवस्था चल रहा है, तो जो उसके लिए जवाबदेह रहेंगे, जवाब देना होगा उनको, गवर्नमेंट को, एंड प्रत्यक्ष तरीके से हो, ये है ट्रांसपेरेंसी। कैसे है, कोई बड़ा चीज नहीं है यार। अगर सरकार कोई स्टेप लिया, कुछ भी बिल, नियम, कानून बनाए, उससे लोग खुश नहीं हैं, उसमें गलत इंटेंशन है, कोर्ट में आएंगे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी होगा। एंड ट्रांसपेरेंसी मतलब किस बेसिस पर कानून बनाया गया, क्या उसमें गलत है, क्या सही है, पूरे जांच पड़ताल, छानबीन होगी। तो डेट्स कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। तो सर गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, तो गलत तरीके से ना गवर्न हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानून को, तो गवर्नमेंट का कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उसका भी रिव्यू होता है। मैंने बताया, कोई भी रूल रेगुलेशन, बाय ऑर्डर, बाय रूल, क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन, कोई ऑर्डिनेंस, सबका रिव्यू होता है जुडिशियल रिव्यू। तो जो भी सब बनाया जा रहा है गवर्नेंस के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, तो एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए है, तो ये है। अब देखो स्कोप, जुडिशियल रिव्यू का स्कोप क्या है, तो कब कब ये अराइज होता है, तो ये एकदम बिल्कुल याद रख लेना। कब कब जुडिशियल रिव्यू का मिलनी, देखो लगेगा कि कुछ नहीं, एक ही बात को तोड़ मरोड़ को बोला जाता है, मुझे भी लगता है, तो क्या करे, लिखने के लिए तो पता रहना चाहिए, इतना लिखना है, आंसर राइटिंग में तो लिखना है ना यार, नंबर तो लाना है ना। ये लेकिन ये थोड़ा दम बिल्कुल ध्यान रखना, कब कब एराइज होता है, द लॉ वायलेट द फंडामेंटल राइट दैट आर इंश्रीन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंश्रीन, ये सब वर्डिंग इस्तेमाल करना है, हर जगह इस्तेमाल होता है इंश्रीन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट का वायलेट हुआ, फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये तो भूल गए इंश्रीन, तो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी लिख सकते हो। तो थोड़ा इंश्रीन थोड़ा ज़्यादा फैंसी लगता है। द लॉ इन्फ्रिंजेज
अपन द प्रोविजन लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी लॉ बना जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है, सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं और भी जो प्रोविजन है उसको उल्लंघन करता है, इन्फ्रिंज करता है। द इनेक्टेड लॉ, जो कानून बनाया गया, गोज बियॉन्ड द कैपेसिटी और पावर ऑफ द ऑफिशियल इंचार्ज दैट इनेक्टेड एक्ट। जो कानून जिसने बनाया, स्टेट ने या सेंटर ने, तो या कोई नियम ऑर्डर या कुछ भी बनाया, तो जिसने बनाया उसकी पावर ही नहीं है, उसके जुरिडिक्शन में नहीं है, उसने बनाया है, तो उसका रिव्यू किया जाता है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिगार्डिंग सेंटर ने नियम लॉ बनाया, सेंटर ने मतलब पार्लियामेंट ने, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हुआ कि भाई स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट में आपने बनाया है, उसका प्रोविजन क्या है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट में किस किस प्रोविजन में बना सकते हो, किसी तब एक पल के लिए स्टेट के लिए बनाया, तो कम से कम स्टेट का भी तो नोटिफिकेशन चाहिए ना। आर्टिकल 368 में क्या है, जब फेडरलिज्म को अफेक्ट कर रहा है तो स्टेट का भी हम कम से कम मिनिमम हाफ ऑफ द स्टेट का सपोर्ट चाहिए। इनका सपोर्ट लिया, इनका रेटिफिकेशन लिया, नहीं लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो आपने नियम बनाया ये स्टेट के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। ये दो इंट्रा स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अप्लीकेबल होगा, लेकिन सिर्फ इंट्रा स्टेट वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सिर्फ उस स्टेट में है उसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मल्टी स्टेट में है उसके लिए चलो मान लूंगा। ऐसे तो शुरू में रहा था कि पूरा को नल करे, पर लगा कि इंटेंशन सही है भाई, थोड़ा कानून जो बना हुआ गलत नहीं बना हुआ है, तरीका इन्होंने गलत अपनाया। तो उसमें एक आता है डॉक्टराइन ऑफ सिवियरबिलिटी, SEVERABILIT, सेवरेबिलिटी बोला जाता है, सेवरेबिलिटी मतलब जो पार्ट गलत है सिर्फ उसको निकालो, पूरे लॉ को इनवैलिड मत करो। तो उसको फॉलो करते हुए एक्सेप्ट कर लिया। तो वो है बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द पावर ऑफ द ऑफिशियल, मतलब यहाँ ऑफिशियल कहने का मतलब हो गया कि कंसर्न लेजिस्लेचर की बात है, उनके लिए वर्डिंग ही इस्तेमाल हुआ है। अदरवाइज कोई ऑफिसर थोड़ी कानून बनाएंगे, आप लॉ थोड़ी बनाएंगे। ऑफिसर का काम है या तो ऑर्डर जारी कर सकते हैं ऑफिसर, जैसे कहते हैं डीएम ने ये ऑर्डर जारी किया, डीएम ने कभी लॉ ने बनाया सुना है? डीएम का काम लॉ बनाना नहीं है। ठीक, अब चला जाए आगे। देखें फीचर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू का क्या फीचर है, लगेगा क्या यार, कैन बी एक्सरसाइज बाय बोथ से। जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई भी कर सकती है, वो दोनों सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ के लिए एप्लीकेबल होगा, यहाँ तक ऑर्डिनेंस के लिए भी, यहाँ रूल रेगुलेशन बाय लॉ सब के लिए जुडिशियल रिव्यू इज ओनली व्हेन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ और रूल इज चैलेंज बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। तो जहाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड इसका क्वेश्चन सवाल जवाब होता है कानून का और रूल नियम का, तो उसके लिए ऑनरेबल रिस्पेक्टेड कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, आई मेंशन आर्टिकल 21 में जो मेंशन है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा, जो कानून के द्वारा जो प्रोसीजर बनाया गया उसका फॉलो करती है। लेकिन कभी कभी इससे बियॉन्ड जाकर किसको भी फॉलो करती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब कानून जहां ये ड्यू प्रोसेस लॉ कहाँ फॉलो किया जाता है, यूएसए में भी एंड यूके में भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। ये लॉ फेयर है कि नहीं, रीजनेबल है कि नहीं, जस्ट है कि नहीं, ये 3 वर्डिंग इस्तेमाल होता है। उचित है कि नहीं, जायज है कि नहीं, ये देखा जाता है। जैसे बन गया एकदम बिल्कुल वैसे नहीं फॉलो करना है। सबसे पहले कब आया, मेनका गांधी वाला जो केस आया, उनके लिबर्टी को, जैसे कि पासपोर्ट को जब्त कर लिया जा रहा था, मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट ने पासपोर्ट को जब्त कर लिया कि आप फॉरेन नहीं जा सकते, आप इंक्वायरी कमेटी में आपको आना होगा, आपको नाम है उसमें जवाब देना है, आपको कुछ पूछताछ किया जाएगा। तो बोला जाएगा, तो उसमें बोला कि राइट टू लाइफ के अंदर ये इनका पर्सनल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, और जो भी आप कानून बना दिए कि इनका जब्त किया जा रहा है वो गलत है। ऐसे ऐसे मैटर आएगा, मैं बताऊंगा। पहले या तो मैं बता चुका हूँ, मुझे जहाँ तक याद है पहले। अब देखो फंक्शन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, क्या मतलब जुडिशियल रिव्यू का क्या फंक्शन है। मेकिंग ऑफ द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट लेजिमेट, गवर्नमेंट का एक्शन जो है, जो काम का लेजिमेट है, वैध है या नहीं, लेजिमेट है, वैध या अवैध, इलेजिटिमेट,
तो उसकी लेजिटिमेसी को देखती है। सिक्योर द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम एनी अनड्यू इंक्रोचमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन को सिक्योर करके रखती है कि कोई और गलत तरीके से उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, इंक्रोच ना करे। ये फंक्शन जब आंसर लिखोगे ना तो तुमको इतना कोई ध्यान में नहीं रहेगा कि फंक्शन कहाँ गया और फीचर कहाँ गया और क्या देखो स्कोप कहाँ गया। मैं क्लियरली बता दूं, अभी और भी है स्कोप के अलावा फिर क्या इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सब घूम मिल के लिखाना है। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी लिखाएगा सही लिखाएगा, सब में आ जाएगा, इतना ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। समझ गए? सोचो पॉइंट बढ़ाने बढ़ाने की बात है। फंक्शन हो गया हाँ, फंक्शन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, मेकिंग द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट लेजिटिमेट, ये बता दिया। लिमिटेशन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू का क्या लिमिटेशन है? देखिए मनी बिल इज बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, मनी बिल का कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। मनी बिल स्टेट के लिए 110 आर्टिकल है, मनी बिल के लिए स्पेशल प्रोसीजर जो मेंशन है 109 में, और सेंट्रल के लिए सॉरी यूनियन के लिए 110 एंड स्टेट के लिए 199। क्लियर? क्लियर हो गया? मनी बिल क्या होता है कुछ कुछ बता दो ना। देखो मनी बिल है किस चीज से रिलेटेड होता है? मनी बिल जो होता है जैसे गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है टैक्सेस से, वो मनी बिल का पार्ट होता है। फिर कंसोलिडेटेड फंड में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा उससे निकल रहा है, उस पैसे को कैसे किस चीज़ के लिए बाटा यूटिलाइज किया जा रहा है, डेट आल्सो कम्स इन मनी बिल। क्लियर है? सरकार टैक्स से कितना पैसा आया, टैक्स टैक्स कहाँ कम किया जा रहा है, कहाँ बढ़ाना है, कहाँ उसमें मॉडिफाई करना है, ठीक है, टैक्स का और किस पर टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करना है, उसका मैटर सब वो मनी बिल का है। फिर पब्लिक अकाउंट का अब होता है कस्टडी ऑफ द पब्लिक अकाउंट ऑफ द इंडिया, वो भी पार्ट है मनी बिल का। इसका ऑडिट कराना पब्लिक अकाउंट का कंसोलिडेटेड फंड का, वो भी मनी बिल का पार्ट कहलाता है। ये हुआ मनी बिल से रिलेटेड। सरकार कोई पैसे बोरो करती है, कहीं से उधार लेती है, तो वो भी पार्ट कहलाता है मनी बिल का पार्ट। ठीक, अब कोई फाइन लगाया जा रहा है, कोई सरकार फी कहीं से कलेक्ट कर रही है, तो ये मनी बिल का पार्ट फाइन नहीं आते हैं। अब कोई बिल लाया गया, वो मनी बिल है या नहीं है, ये स्पीकर इंडोर्स करते हैं, समर्थ करते हैं। स्पीकर का जो कहना होगा वही एक्सेप्टेबल होगा। स्पीकर ने इंडोर्स किया कि मनी बिल है तो मनी बिल है, क्या इंपॉर्टेंस है। स्पीकर ने इंडोर्स किया कि मनी बिल नहीं है तो मनी बिल नहीं है। देखो मनी बिल पार्लियामेंट में लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। पहले लोकसभा में लाया जाएगा, लाने से पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। मनी बिल लोकसभा में लाया जाएगा, फिर उसको जब राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा को सिर्फ राज्यसभा को उसमें रिकमेंडेशन करना है कि क्या कोई चेंज करना है या नहीं करना है, और 14 दिन के अंदर वापस भेजना है आपको लोकसभा में। राज्यसभा ने जो भी रिकमेंडेशन किया, लोकसभा माने या ना माने, अगर मानती है तो चेंज कर दे, और ना माने तो भी माना जाएगा कि राज्यसभा से बिल पास हो गया। समझ गए? राज्यसभा 14 दिन रखी और लोकसभा को नहीं भेजा बिल साइन ऑन करके, तो भी माना जाएगा कि राज्यसभा ने साइन कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, तो भी राज्यसभा को कोई पावर नहीं है। ये मनी बिल कहलाया। समझ में आ गया? अगर मनी बिल नहीं है तो दूसरा अलग बिल हो गया, फाइनेंशियल बिल होता है। मनी बिल में फाइनेंशियल बिल 2 ऐसा नाम है, 1 और 2, उसके लिए आर्टिकल होता है 117। तो फाइनेंशियल बिल, हाँ, मनी बिल के लिए कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं होता है, लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन मिलकर पास हुआ ऐसा नहीं होता है, लोकसभा का मेन कंट्रीब्यूशन। मनी बिल का मैटर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में तो जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। ये
लोकसभा के स्पीकर को पावर है कोई डिसाइड करे, मनी बिल नहीं है। अब देखो ज़्यादा पैसा फाइनेंशियल वाला मैटर वाला बिल है। अब देखो मैं पहले बता दूँ कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है। कंसोलिडेटेड फंड में वैसे ही है कि जो भी रेवेन्यू सरकार को आ रही है, टैक्सेस से जो रेवेन्यू आ रही है, डेट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ रेवेन्यू। सरकार कोई बोरो कर रही है किसी कंट्री से कहीं से या किसी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से, डेट कम्स अंडर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सरकार को ट्रेजरी बिल, वेज एंड मीन्स एडवांस, ये सब आएगा इकोनॉमिक्स में, ये सब इशू करके पैसे रेज के पैसे ले रही है। मतलब ये कोई बिल विल कहीं इशू किया, लोग खरीदे और सरकार के पास पैसा आ गया, लेकिन सरकार को अल्टीमेटली वो पैसा लोगों को चुकाना होता है बाद में, एक तरह से लोन ही है सरकार के लिए। तो अभी को कमी को पूरी करने के लिए वो ट्रेजरी बिल इशू करके बिल तो पैसा तो ले लिया लोगों से, अल्टीमेटली चुकाना, लेकिन ये सब बिल, ये सब पैसा जो भी आए वो कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट कहलाएंगे। समझ में आ गया? तो ये हुआ कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं इसको। अब ये कंसोलिडेटेड फंड से ये कोई भी पैसा निकाला जाए, यूटिलाइज किया जाए, बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल का नहीं होता। उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल, एक पैसा भी पार्लियामेंट के अप्रूव किए बिना नहीं निकाल सकते। अब कह सकते हो पार्लियामेंट मतलब लोकसभा का अप्रूवल। कंसोलिडेटेड फंड वाला जो मैटर आएगा मनी बिल। अब मनी बिल सरकार किसकी रहेगी? जो मेजोरिटी में रहेगी, और बिल पास होने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो जिसकी सरकार है वो तो आसानी से पास करवा लेने में कौन सी बड़ी बात है यार। तो ये हुआ। अब एक आता है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में जो कौन से पैसे आते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा है, या बैंक गवर्नमेंट बैंक में कोई डिपॉजिट है उससे सरकार को कोई इंटरेस्ट आया, फायदा हुआ, वो सरकार कहीं से फाइन कलेक्ट कर रही है, वो सब, तो फी कहीं से कलेक्ट कर रही है, वो सब पैसा आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का पार्ट आता है। या सरकार का पब्लिक सेक्टर पीएसयू है उससे पैसा आया, सरकार को फायदा हुआ, तो वो पार्ट कहलाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का पार्ट होता है। क्लियर है? पब्लिक अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड और मनी बिल। कैसे मनी बिल पास होता है, पर लोकसभा को क्या पावर है इसके रिगार्डिंग, ये होता है ये। अब है इसमें कुछ और क्या कुछ बता। वैसे ही स्टेट के लिए, कंसर्न स्टेट के लिए, स्टेट जैसे लोकसभा हुआ वहाँ असेंबली होगी, और काउंसिल ऑफ स्टेट में अगर कोई स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट है, अगर वहाँ विधानसभा है तो विधान परिषद है, ठीक है, नहीं है तो सिर्फ असेंबली 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 जो एक ही है। अब चलते हैं, मैंने बिल हो गया। अब कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ एन एलिज्ड इरेगुलेटरी ऑफ द प्रोसीजर। देखो लोकसभा या राज्यसभा या स्टेट असेंबली या स्टेट काउंसिल में, तो काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको कहा गया है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं उसको, काउंसिल ऑफ स्टेट बोल रहा हूँ, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वहाँ कोई भी प्रोसीडिंग हो रही है या कोई कंडक्ट ऑफ बिजनेस, वहाँ बिजनेस चल रहा है, बिजनेस मतलब चल रहा है, वहाँ कोई सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन में देखते हो आप, कोई भी बिजनेस चल रहा है मतलब, और या कोई वहाँ के लिए कोई नियम बना हुआ है, जो प्रोसीजर वहाँ अडॉप्ट किया गया है। ऐसे कोई किसी पार्टी के मेंबर ने वोट किसी और को दिया, ठीक है, अपना पार्टी क्या बोल रही थी, किसको किस बिल पर वोट देना है, इन्होंने बिल के फेवर में ना के अगेंस्ट में वोट दिया। ऐसे मैटर को कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करती। ठीक, पार्लियामेंट में क्या उन्होंने बोला, क्या स्टेटमेंट दे दिया, इसमें कोर्ट इंक्वायरी नहीं करेगी। अगर उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड बोला है, गालियाँ दी है, किसी के बारे में बुरा शब्द बोला है, तो पार्लियामेंट का नियम बना है कि क्या क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा, वहाँ के जो स्पीकर वो डिसाइड करेंगे कि एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, फिर वहाँ का सेशन सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लोग उठ के भाग जा रहे हैं, लोग हल्ला कर रहे हैं, या पान खा के थूक दिया। वहाँ अभी न्यूज में आया था कि यहाँ पान खा के थूक दिया गया था,
यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इन डिसिप्लिन का मैटर, कुछ भी वहाँ के प्रोसीडिंग का मैटर वो अपना खुद समझे, वहाँ का स्पीकर या चेयरमैन जो भी हो। कोर्ट इसमें यहाँ के लेजिस्लेचर के प्रोसीडिंग में इंटरफेयर नहीं करती है। वहाँ वोटिंग करवाया गया, वोटिंग में कोई गड़बड़ी हो रही है, कोई बिल के रिगार्डिंग गड़बड़ी चल रही है, तो वहाँ वहाँ वो लोग डिसाइड करेंगे, स्पीकर को कंप्लेंट करेंगे, ना कि कोर्ट में। इतना है इससे रिलेटेड। तो सेंटर के लिए 122 और स्टेट के लिए 212, और कुछ नहीं है ज़्यादा, और ज़्यादा बोलते बोलते और मुझे भी अजीब हो गया। कब तक है यार ये, ओहो, थोड़ा थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। और भी देखो, टाइप्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू थोड़ा जल्दी बता दूं। ये जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी साहब जस्टिस जज हैं, ये आंध्रा हाई कोर्ट के जज थे, और उन्हें ये इनका टेन्योर 19 मतलब लगभग 3.5 साल के आसपास देखोगे ये इनका पीरियड रहा। इन्होंने जुडिशियल रिव्यू को ऐसे क्लासिफाई किया है, तो रिव्यू ऑफ द लेजिस्लेटिव एक्शन को रिव्यू करना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को उसको रिव्यू करना, एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट मतलब यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिव्यू करना। ये 3 क्लासिफिकेशन इन्होंने ऐसे बांटा था। अब देखो, रिव्यू ऑफ द जुडिशियल डिसीजन एंड रिव्यू जुडिक्शन। एक तो जुडिशियल रिव्यू तो वो हुआ, जुडिशियल रिव्यू इसको कहते हैं कोर्ट अगर अपने ही जजमेंट को रिव्यू करे ना तो इसको जुडिशियल रिव्यू तो कहते हैं, लेकिन एक अलग टर्म इस्तेमाल हुआ अपने जुडिशियल डिसीजन का रिव्यू करना, तो कहोगे ये भी जुडिशियल रिव्यू, तो वो जुडिशियल रिव्यू ये है, इसके लिए इस्तेमाल होता है रिव्यू जुडिक्शन। ठीक है, कहीं के जुडिशियल रिव्यू भी करते अपने जजमेंट को रिव्यू करना तो जुडिशियल रिव्यू है समहाउ, पर उसके लिए एक टर्म अलग से इस्तेमाल हुआ है, रिव्यू जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, रिव्यू ऑफ द जुडिशियल, अपना जुडिशियल डिसीजन को रिव्यू करते हैं। कोई टर्म वर्म कुछ नहीं यार, उसी को वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया है, कुछ नहीं। तो वो बता रहा हूँ कि ये अपने जजमेंट को जो रिव्यू करते हैं ये वाला कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, इस कैटेगरी में नहीं है लेजिस्लेटिव एक्शन को और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को अपने जजमेंट को रिव्यू करना है, तो इसके लिए अलग टर्म जो होता है, ये ऐसा वर्डिंग है, रिव्यू जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और रिव्यू ऑफ द जुडिशियल डिसीजन। तो वो जुडिशियल रिव्यू होता है जो सेम बेंच में जाती है जहाँ से जजमेंट आया था, जुडिशियल रिव्यू होता है। फिर रिव्यू पिटीशन डाली जाती है, उसके बाद होता है क्यूरेटिव पिटीशन होता है, उसके बाद फाइनल जजमेंट दे दिया जो हो गया, उसके बाद फिर मर्सी पिटीशन हाई प्रेसिडेंट के पास जाता है कैपिटल पनिशमेंट में, पता है ना ये सब। जुडिशियल रिव्यू होता है सेम जज 1 महीने के अंदर जब जजमेंट आए तो उसी कोर्ट उसी बेंच में जाना है कि माय लॉर्ड इस पे एक बातें छूट गई थी, क्या ये मैटर उसमें पेश नहीं किया गया था, ये बहुत वैलिड मैटर है, तो सुनेगी। अगर लगा कि फालतू एक ही बात को करा के दोबारा फिर से सुनिए ना, अच्छा लगता है कि आपने हड़बड़ी में सुन ले, जल्दी नहीं कि इसमें कुछ अच्छा बात तो बता नहीं रहे, कुछ ये चीज़ें सॉलिड एविडेंस कुछ आया है जो हमने उस समय नहीं मिला था, ऐसे डाल दिया कि एक बार फिर से सुना जाए ना, जाओ तो जुडिशियल रिव्यू सब डिसमिस कर दी जाती है। अब है क्यूरेटिव पिटीशन, जजमेंट आ गया, सब चीज़ आ गया, लेकिन फिर रिक्वेस्ट किया जाता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, इसमें ये गड़बड़ हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेशन हुआ है, इसमें कुछ और वैसे ही मतलब कोई एविडेंस कुछ और ला दिए, कुछ और कुछ और रेफरेंस दिखा दिए, तो किसको आज जो जजमेंट दिए ना, तो मैं ये नहीं कहना को पूरा को फिर से सुने, सिर्फ जजमेंट में थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, तो डेट्स को क्यूरेट करने की जरूरत है, क्योर करने की जरूरत है, तो वो होता है क्यूरेटिव पिटीशन। ये हुआ क्यूरेटिव। अब देखो इंडिया में जैसे जुडिशियल रिव्यू के लिए गया था, ऐसे केसेस एग्जांपल में दिया है मैंने, हिंदुस्तान शुगर मिल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये सिविल मैटर का केस था। क्रिमिनल मैटर के केस में GL गुप्ता वर्सेस DN मेहता। मैं थोड़ा सा बता दूं, जानने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान शुगर मिल वाला में क्या था, वहाँ एक कानून बना हुआ था राजस्थान में कि जो सेल्स टैक्स के रिगार्डिंग, तो कहने का मतलब कि कोई ये हिंदुस्तान शुगर मिल ये मिल थी,
तो ये मिल को डिसाइड किया जाता है सेल्स टैक्स आपने कितना दिया है। इसने चैलेंज किया कि हम जब माल खरीद रहे हैं तो उस पर हम जो फ्रेट चार्ज दे रहे हैं ना, तो वो भी हमारा सेल्स टैक्स का ही पार्ट में कंसीडर किया जाए कि हमने सेल्स टैक्स इतना दिया है, उसको कंसीडर किया जाए। तो यही मैटर जब कोर्ट ने सुना तो रिव्यू दोबारा रिव्यू करवाया गया, तो कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, उन्होंने जो गुड्स में जो फ्रेट चार्ज दिए है, हमने जो गुड्स में सामान खरीदा उसमें फ्रेट दिया, मतलब भाड़ा दिया है, वो दैट विल बी ऑल्सो कम अंडर द पार्ट ऑफ सेल्स टैक्स। तो इनको सेल्स टैक्स इन्होंने कितना दिया उसमें इंक्लूड किया जाए, वो भी कंसीडर किया जाए, ना कि उनको फ्रेट जो पैसा दिया खर्च किया वो उसको अलग माना, उसको अलग कंसीडर किया जाए, और सेल्स टैक्स को सेल्स टैक्स के नाम पर दे रहे हैं वही सिर्फ सेल्स टैक्स कहलाएगा। सिंपल वे में जानो यार, इतना ही था। और ज़्यादा जजमेंट खोलोगे तो इसमें भी 200 300 400 पेज मिल जाएगा, उतना घुसने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक। जीएल गुप्ता, गिरधारी लाल गुप्ता, हाँ यार गिरधारी था, गिरधारी लाल गुप्ता वर्सेस डीएन मेहता। तो इसका इनका केस क्या था, ए पर्सन कोई कुरियर इनका जा रहा था कहीं दूसरे कंट्री फॉरेन में, तो उसमें था क्या क्या कि 20 रुपये का कुरियर था और 120 रुपये ये कस्टम ड्यूटी या कस्ट दे रहे थे उस 20 रुपये का कुरियर, मतलब वैल्यू दिखाया गया 20 रुपये का है, कस्टम ड्यूटी दे रहे हैं कितने 120 रुपये। तो जो कस्टम ऑफिसर को डाउट लगा कि 20 रुपये का सामान के 120 रुपये कस्टम ड्यूटी दे रहा है, ये क्या है, खोला तो उसमें पता चला कि उसमें तो भाई 51,000 रुपये का नोट रखा हुआ है उसमें। तो इस पर मुकदमा चला, तो इसके लिए था कि भाई पनिशमेंट मिलेगी 6 महीने की राइग्रेस इम्प्रिजमेंट मिलेगा, और कुछ अमाउंट था यार, कुछ शायद 5,000 10,000 कुछ अमाउंट था। तो इसका जुडिशल रिव्यू किया गया, तो कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू करके कहा कि भाई पनिशमेंट तो इतना बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा, चलो 2,000 रुपये फाइन देकर छोड़ दिया जाए। और अंदर के क्या मैटर था कि क्या गलती से पैसा डलेगा या क्या चला गया, आई डोंट नो, मैंने भी जानने की कोशिश नहीं की। तो कुछ ऐसा मैटर था, बस इतना ही जानने के लिए मैंने इसको रखा है। इसमें मैं क्यों घुसूँ यार, घुसने का क्या, हमें कहीं एग्जाम में थोड़ी इसका रेफरेंस देके आंसर राइटिंग में लिखना है। तो बस थोड़ा समझने के लिए मैं बता दिया, कुछ इससे रिलेटेड मैटर था, कुछ इससे रिलेटेड मैटर था, दैट्स इट। ये जो जस्टिस आपके जो हुए, जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी साहब, इनका पिक्चर है ये आंध्रा हाई कोर्ट के जज थे मोहम्मद कादरी साहब। 2 पिक्चर है, एक थोड़ा जवान थोड़ा बुढ़ा टाइप के हैं, बुढ़ा टाइप का क्या क्या है, थोड़ा कपड़े अलग लग रहे हैं और पिक्चर की क्वालिटी अलग है, ब्लर थोड़ा आ रहा है और एक क्लियर ज़्यादा है। इसमें तो आखिर जुडिशरी का ड्रेस तो इसमें पहने हुए हैं, जज का ड्रेस। तो चलो जी, ये हुआ जुडिशियल रिव्यू, और कुछ है क्या? हाँ देखो, नोट, सुप्रीम कोर्ट यूज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन वेरियस केसेस। जुडिशियल रिव्यू करने का पावर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में किया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सब याद रखोगे तो पक्का, गोलखनाथ केस, बैंक नेशनलाइजेशन केस, प्राइवेट पर्सन एबोलिशन केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, एंड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014-15 का ही मैटर था। मैं गोलखनाथ बता चुका हूं, और क्या केशवानंदा बता चुका हूं, मिनर्वा मिल बता चुका हूं, और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड रिकॉर्ड एसोसिएशन ये भी बता चुका हूं। हमारा बच्चा कौन, बैंक नेशनलाइजेशन एंड प्राइवेट पर्सन एबोलिशन केस। इसके बारे में देखा जाए यार, इतना के बाद आगे देखा जाएगा, चलो इतना ही। वो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड
नेक्स्ट चलते हैं। और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Dr.and विकास_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है @Dr_Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। में पता नहीं ये है बार कोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड IFSC